हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है प्रथम नीट मास्टर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं बेटा किसको, पहला चैप्टर, और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं किसको, मोल अवधारणा को। और मोल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मोल का वाई चार्ट हम पढ़ चुके हैं, किस तरह से उस वाई चार्ट की सहायता से हम आपस में करेक्ट करते हुए कितनी तरह के क्वेश्चंस हम उसमें सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे हमने, जिससे उस वाई चार्ट का यूटिलिटी उपयोग करना भी हमें आ जाए। ठीक है, उसी मोल अवधारणा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं किसको बेटा, घनत्व को, डेंसिटी को। कि अगर डेंसिटी, घनत्व और किसके बारे में देखना चाहें हम, डेंसिटी, घनत्व और किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम मोल के बारे में, कि इनके बीच में क्या अगर कोई रिलेशन हो सकता है क्या। तो हम देखेंगे आज किसके बीच में रिलेशन, मोल के लिए किसके बीच में रिलेशन देखेंगे बेटा, हम यहाँ पे मोल के लिए रिलेशंस देखेंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आखिर में कि मोल होता क्या है ना। ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं घनत्व के बारे में। चलिए, पूरा ध्यान दीजिए बेटा इधर ही, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। क्या बोल रहे हैं हम, किसके बारे में पढ़ना है हमें, तो घनत्व के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है बेटा हमें, घनत्व, डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। क्या होती है डेंसिटी, क्या होता है घनत्व। तो घनत्व जो है वो एक तो हमें पढ़ते हैं क्या, कि घनत्व, डेंसिटी बराबर हम क्या बोलते हैं, एक जो हम पढ़ते हैं डेंसिटी, डेंसिटी बराबर हम क्या बोल देते हैं, द्रव्यमान, है ना। डेंसिटी बराबर एक हम क्या बोलते हैं बेटा, द्रव्यमान बटे क्या बोल देते हैं हम, आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान मतलब वेट लिख दूं क्या, द्रव्यमान का मतलब वेट लिख दूं क्या बेटा, मतलब W डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, आयतन हो गया। तो इसको भी हम क्या बोल देते हैं, ये एक हमारा नॉर्मल डेंसिटी होती है, घनत्व होती है। ठीक है, अब देखो हमने एक सुना है आदर्श गैस समीकरण। तो अगर हम बात करें किसके बारे में बेटा, आदर्श, आदर्श गैस समीकरण के बारे में। तो आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, आदर्श गैस समीकरण होती है PV इक्वल टू nRT। अब P जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रदर्शित करता है यहाँ पर, P जो है वो दाब प्रदर्शित करता है, V जो है वो क्या हो, गैस का आयतन हो, N जो है वो क्या है, मोल की संख्या हो, R जो है वो क्या होता है, गैस नियतांक, और T जो है वो क्या है बेटा, यहाँ पर तापमान है। चलो, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ मोल्स, मोल की संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, W डिवाइडेड बाय M लिख सकता हूं क्या, W डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूं, M लिख सकता हूं क्या बेटा। तो हम यहां से P इक्वल टू M लिख दूं, इस M को हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया ऐसे। तो क्या हो गया, P M हो गया, और इक्वल टू W डिवाइडेड बाय में क्या आ गया, V, और फिर क्या आ गया बेटा, RT। ठीक है, तो यहां पर W बाई वी को हम क्या लिख सकते हैं, घनत्व लिख सकते हैं। मतलब पी एम इक्वस टू क्या आ गया आपके पास में, DRT, है ना। पी एम इक्वस टू क्या आ गया बेटा आपके पास में, DRT। तो ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला कि पी एम इक्वस टू DRT। और अगर यहां से आपको घनत्व की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, पी एम डिवाइडेड बाय जो है वो क्या लिख सकते हैं बेटा, RT। ठीक है, तो ये आपके पास में आदर्श गैस समीकरण के हिसाब से क्या आ गया बेटा, आपका एक घनत्व, डेंसिटी का क्या आ गया है, फॉर्मूला। चलिए, अब ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला आया है, इसमें आप किस किस तरह की, तो ये हमारी नॉर्मल डेंसिटी बोल सकते हैं हम, घनत्व, या जिसको हम एब्सोल्यूट परम घनत्व बोल सकते हैं ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डिफाइन करना चाह रहे हैं किसको बेटा, अब जो है वो हम क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं, अलग अलग चीजों को डिफाइन करना चाह रहे हैं। देखें, तो अब मैं लिखना चाह रहा हूं किसको, एक होता है आपेक्षिक घनत्व, क्या बात कर रहा हूं मैं, एक होता है क्या बेटा आपका, आपेक्षिक घनत्व। अब ये आपेक्षिक घनत्व का मतलब क्या होता है ना, आपेक्षिक घनत्व
हम आपेक्षिक घनत्व जो है वो सभी के लिए निकाल सकते हैं। जैसे आपेक्षिक घनत्व अगर आपको निकालना हो किसके लिए, अगर मैं बोल दूं आपेक्षिक घनत्व आप निकालने किसके लिए बेटा, द्रव के लिए, तो आप द्रव के लिए भी निकाल सकते हैं। और आप आपेक्षिक घनत्व किसके लिए निकाल सकते हैं, गैस के लिए भी निकाल सकते हैं। आपेक्षिक रिलेटिव मतलब क्या, किसी से तुलना करना, है ना। आपेक्षिक रिलेटिव मतलब क्या होता है बेटा, किसी से कंपेयर करना, तुलना करना। तो हम किसकी कंपेयर करते हैं, जो इजीली अवेलेबल, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा। तो ऐसे ही अगर मैं किसी द्रव के लिए, है ना, किसी द्रव का अगर हमें क्या निकालना हो, घनत्व निकालना हो, और घनत्व भी कौन सा बोल रहा हूं बेटा, मैं आपेक्षिक घनत्व की बात कर रहा हूं। तो जिस द्रव का भी आपको डेंसिटी निकालनी है वो लिख जाएगी, मतलब इक्वल टू क्या होगा, द्रव का घनत्व होगा। अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी किसी से कंपेयर करना, है ना। रिलेटिव का काम ही क्या होता है बेटा, कंपेयर करना। तो आपेक्षिक मतलब क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। तो द्रव में सबसे बढ़िया जो है वो कौन मानते हैं हम इसको, जल को, है ना। मतलब आप क्या लिख लो, जल का घनत्व लिख दो, है ना। डिवाइडेड बाय जो है वो क्या लेंगे बेटा, हम यहाँ पर जल का घनत्व लेते हैं। और जल का घनत्व भी सबसे ज्यादा जो है वो कब होता है बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। सबसे ज्यादा जल का घनत्व जो आता है वो कब आता है बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस पर आता है। तो अगर आपको द्रव के लिए, अगर आपको क्या करना है, द्रव के लिए अपेक्षित घनत्व निकालना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें तो बात करना है किसके लिए, गैस के लिए। तो अगर मैं बोलूं किसके लिए बेटा, गैस के लिए। अब गैस में क्या दिक्कत है कि गैस में हम किसी न किसी का रिलेशन तो निकाल ही सकते हैं। मतलब गैस का घनत्व डिवाइड में मैं क्या करूंगा, कोई एक रेफरेंस लूंगा जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके संदर्भ में हम क्या निकालेंगे, घनत्व निकालेंगे। लेकिन गैस में क्या है कि तापमान और दाब दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। किसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है बेटा, तापमान का भी और दाब का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप इनमें वैल्यू परिवर्तित कर दो तो फिर तो गैस की सारी चीजें जो है वो क्या हो जाएगी, परिवर्तित। जैसे अगर आपने तापमान बढ़ाना शुरू किया, गैस के अणु में आयतन बढ़ना शुरू होगा। जैसे आपने दाब बढ़ाना शुरू किया, गैस के अणु में पास पास आएंगे, आयतन कम हो जाएगा, है ना। और अगर आयतन चीजें कम होना शुरू हो गई तो आपका घनत्व जो है वो क्या हो गया, चेंज होना शुरू होगा। घनत्व जो है वो क्या होगा, चेंज होना शुरू होगा। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर पर घनत्व, प्रेशर और टेम्परेचर पर क्या बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, घनत्व की बात कर रहे हैं। तो गैस के लिए ये ध्यान रखना है कि गैस के लिए जब आप आपेक्षिक घनत्व निकालेंगे तब हम कब निकालते हैं, तो ये निकालते हैं हम किस पर बेटा, स्थिर। ये किस पर बात करेंगे हम, स्थिर ताप व दाब पर, है ना। स्थिर क्या होना चाहिए, ताप व दाब होना चाहिए, तभी हम ये चीजें बात कर सकते हैं। चलो, तो अगर मैं बोलूं आपको कि गैस के लिए अपेक्षित घनत्व क्या हो जाएगा, किसके लिए लिखना चाह रहा हूं मैं, गैस के लिए। और मेन हमारा उद्देश्य यही है, गैस के लिए ही निकालना है आपको। तो गैस के लिए अपेक्षित घनत्व क्या होता होगा, क्या होता होगा। तो ऊपर में क्या लिखूं, गैस का घनत्व, ऊपर जो है वो क्या लिख दें बेटा आप, गैस का घनत्व। जिस भी गैस के बारे में आप क्या निकालना चाह रहे हैं, रिलेटिव आपेक्षिक घनत्व। अब डिवाइडेड बाय क्या होता है, यहां पर हम रेफरेंस किसका लेते हैं बेटा, यहां पर रेफरेंस लेते हैं हम किसका, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा मैं, हाइड्रोजन गैस का या हाइड्रोजन का घनत्व, ठीक है। चलो, अब अगर हमने बोला कि गैसियस के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है ही सही, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या है, पीएम बाय आरटी है। डेंसिटी इक्वल्स टू पीएम बाय आरटी। और गैस का घनत्व है तो इसको हम एक और नाम बोल सकते हैं, वाष्प घनत्व भी बोल सकते हैं ना बेटा। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, तो वाष्प घनत्व भी बोल सकते हैं। तो वाष्प घनत्व किसका निकलता होगा, गैस का ही तो निकलता होगा, ठीक है। चलो, तो अगर मुझे इस गैस के लिए वाष्प घनत्व निकालना है तो किस तरह से बात होगी इसमें, देखिए तो क्या लिखूंगा अब मैं इसको, हाँ। तो गैस का घनत्व, गैस का घनत्व क्या हो गया बेटा, पीएम बाय आर टी। तो हम इसमें लिखेंगे पी एम
डिवाइडेड बाय क्या हो गया आर और टी। ये जो एम है द्रव्यमान है, ये किसका होगा, जिस गैस के भी लिए आप निकालना चाह रहे हो। फिर डिवाइडेड बाय क्या हो गया बेटा पी एम, ये जो गैस है ये कौन सी हो गई आपकी, हाइड्रोजन गैस हो गई। तो यहाँ द्रव्यमान किसका लिखूंगा H2, डिवाइडेड बाय जो है वो क्या आ गया बेटा आर टी आ गया। अब देखो अभी हमने बोला कि हम अगर गैस के लिए निकाल रहे हैं तो क्या कांस्टेंट कर दिया आपने, तापमान और दाब। मतलब ये वाला ताप और ये वाला ताप दोनों की वैल्यू एक जैसी, कट गया। ये वाला दाब और ये वाला दाब दोनों की वैल्यू एक जैसी है, ये भी कट गया। और आर जो है वो क्या कहलाता है बेटा, गैस नियतांक, है ना। तो वो तो क्या है पहले से ही कांस्टेंट है। तो आपके पास में क्या बच गया यहाँ पे, मोलर मास, आणविक द्रव्यमान किसका, गैस का, और आणविक द्रव्यमान किसका बेटा, हाइड्रोजन का। तो यहां से आपके पास में एक रिलेशन आ गया, यहां पर आपके पास में क्या आ गया बेटा, एक रिलेशन आ गया किसका, वाष्प घनत्व का, कि वाष्प घनत्व जो है वो क्या होता होगा। क्या आ गया बेटा वाष्प घनत्व, बताओ। वाष्प घनत्व आ गया आणविक द्रव्यमान लूंगा मैं किसका, गैस का, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान। ये हो गया आपके पास में एक फॉर्मूला, इसका यूज कर सकते हैं हम। चलो और इजी अगर हम इसको करें तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, और अगर हम इसको इजी कर दे तो फिर और क्या लिख सकते हैं। देखो हमें हाइड्रोजन पता है ना, तो हाइड्रोजन का तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, मोलर द्रव्यमान लिख सकते हैं। हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, वेपर डेंसिटी लिख रहा हूं ना इसको, वीडी, वॉल्यूम वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व। चलो तो यहां से ये हो गया कि वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व इक्वल्स टू क्या आ गया, कि किसी भी गैस का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलर मास। हाइड्रोजन का तो हमें पता है कितना होता है, 2, है ना। बाकी का नहीं पता गैस कौन सी है, लेकिन हमें किसका पता है बेटा, हाइड्रोजन का तो पता है। और अगर मुझे हाइड्रोजन का पता है तो उसका घनत्व निकाल सकते हैं फिर हम यहाँ से। तो इसकी वैल्यू रख दी हमने कितनी, 2। तो अगर मुझे किसी भी गैस का आणविक द्रव्यमान निकालना है, क्या करूंगा, इस 2 को गुणा कर दूं मैं। मतलब एक फॉर्मूला ये हो गया कि वाष्प घनत्व गुणित कितना हो गया बेटा, 2, वाष्प घनत्व गुणित कितना हो गया बेटा, 2। तो ये 3 फॉर्मूले आ गए आपके पास में, एक पीएम या डी इक्वल्स टू क्या हो गया, पीएम बाय आरटी, एक वाष्प घनत्व, और इसी का एक और फॉर्मेट बना दिया हमने, कौन सा, वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व इंटू कर दूं किससे, 2 से, है ना। अब मेन चीजें देखें, ये चीजें जो है वो हमने डिफाइन करी है किसके लिए, ये किसके लिए डिफाइन करी है बेटा, गैस के लिए ही डिफाइन करी है, ठीक है। तो ये जो वेपर डेंसिटी का जो वेपर डेंसिटी की ये जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, तो ये अवधारणा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है बेटा, गैस के लिए ही है, ठीक है। ये फॉर्मूले जो हम निकाले हैं ये किसके अप्लाई करोगे आप, सिर्फ गैस के लिए, ठीक है। तो इसको अप्लाई भी किस पर करना है आपको, सिर्फ गैस पर ही अप्लाई करना है, ठीक है। दूसरा घनत्व, देखो अलग अलग तरह के आ रहा था, एक ये हमने बोला घनत्व। अब यहाँ पे W डिवाइडेड बाय V है, तो इसकी इकाई होती होगी, क्या इकाई होती होगी बेटा, ग्राम पर ml, किलोग्राम पर लीटर, ऐसा। लेकिन जो हमारा वेपर डेंसिटी है, वाष्प घनत्व जो है, ये कैसी होती है, ये होती है यूनिट लेस, इकाई रहित, है ना। इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। तो अगर घनत्व बोल दे और आपसे पहचान में नहीं आ रहा है कि वो एक्चुअल में रिलेटिव डेंसिटी है ना, या नहीं है, तो फिर आप क्या देखें, डेंसिटी का रिलेशन देखें, इकाई देखें, यूनिट देखें। अगर यूनिटलेस है तो वो क्या दिया है आपको, वाष्प का घनत्व दिया हुआ है। क्या दिया है बेटा, वाष्प का घनत्व दिया हुआ होगा, ठीक है बेटा। चलिए तो अब हमें क्या करना है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हो सके, है ना, वो क्वेश्चंस करके देखना हमें कि किस तरह से घनत्व आपके मोल को प्रभावित करना शुरू करेगा। किस तरह से घनत्व जो है वो आपको मोल को प्रभावित करना शुरू करेगा, और शुरू कर चुका है। चलो सॉल्व कीजिए बेटा इसको, क्या आ सकता है इसको, ठीक है। चलो
तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, यहाँ पर दिया है आपको क्या, ये चीज दिया कि घनत्व दिया है कितना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब वही ml, मतलब यहाँ पे आपको घनत्व डेंसिटी की वैल्यू दी है 1 ग्राम पर ml, है ना। 1 ग्राम पर ml क्या दिया है बेटा आपको, घनत्व डेंसिटी गिवन है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी D इक्वल टू हमने क्या बोला था, W डिवाइडेड बाय क्या हो गया M। अब डेंसिटी तो हो गई कितनी बेटा 1, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, W डिवाइडेड बाय कितना हो गया M। अब इस M को अगर मैं इस साइड ले आऊं तो फिर हमारे लिए एक रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आ गया कि M इक्वल्स टू ही क्या आ गया है W, है ना। M इक्वल्स टू ही क्या आ गया बेटा, W आ गया। तो ये काम की चीजें आ गई। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो देखो, कि अगर घनत्व 1 ग्राम पर ml है तो इसका मतलब उसका द्रव्यमान और आणविक भाग, है ना, मोलिकुलर मास और वेट, द्रव्यमान दोनों ही जो है वो क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये गलत हो गया भाई, डेंसिटी इक्वल टू क्या आएगा, 1 मिनट, हाँ। डेंसिटी इक्वल टू क्या आएगा, है ना, तो उसका जो वेट होगा W, वो W जो है वो किसके बराबर आएगा, आयतन के बराबर आ जाएगा। मतलब W बराबर क्या हो गया V। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक आपको अगर किसी भी मोल की चीजें निकालना हो, जैसे मान लो मैं 1 लीटर, है ना, वॉल्यूम है, तो मैं क्या चीजें मेजर करूंगा, लीटर में, तो 1 लीटर वाली चीजें हो गई। और एक जो है वो हम क्या बोल रहे हैं, W है। W है मतलब किस में चीजें हो गई बेटा, ग्राम में या फिर किलोग्राम में होने वाली चीजें हैं, ठीक है। ग्राम या फिर क्या है, किलोग्राम में होने वाली चीजें हैं। तो अगर आपको 1 लीटर दे दिया जाए कोई पदार्थ और उसको आप माप के मेजर करो, वेट करो, तो वो कितना आएगा, 1 लीटर है तो वो 1 किलोग्राम के बराबर आएगा। 1 लीटर किसके बराबर आएगा बेटा, 1 किलोग्राम के बराबर आएगा। यही मतलब निकल रहा है। मतलब आप आयतन वाली चीजों को द्रव्यमान में लिख सकते हो, आप द्रव्यमान वाली चीजों को किस में लिख सकते हो, आयतन में लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, पानी के एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन, है ना, वाटर का कितना अणु है बेटा, सिर्फ एक अणु है, और उस एक अणु के द्वारा कितना आयतन घेरा हुआ है वो निकालना है, ठीक है। चलो, तो अगर मैं 1 मोल का द्रव्यमान लिखूं तो कैसे लिखूंगा भाई, जल के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जल के 1 मोल का द्रव्यमान लिखना होगा आपको। तो जल के 1 मोल का द्रव्यमान कितने बराबर होगा, उसी के द्रव्यमान के, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 18 ग्राम लिख सकते हैं। और अभी हमने बोला कि ग्राम ही तो ml है, अगर डेंसिटी घनत्व बराबर हो गया तो ग्राम ही क्या हो गया, ml हो गया। मतलब द्रव्यमान की जगह आप क्या लिख सकते हो, आयतन लिख सकते हो, है ना। द्रव्यमान की जगह आप क्या लिख सकते हैं बेटा, आयतन लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहां मैंने द्रव्यमान लिखा है इसको मैं किससे एडजस्ट कर दूं, जहां मैंने द्रव्यमान लिखा है इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, आयतन लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये लिख सकता हूं कि जल के 1 मोल का, जल के 1 मोल का आयतन अगर बोल दिया जाए आपको, तो 1 मोल का आयतन कितना लिख दूंगा बेटा मैं, 18 ml लिख दूंगा, इसमें कोई समस्या नहीं, है ना, 18 ml लिख दूंगा। अब अगर 1 मोल बोल रहा है तो याद करो 1 मोल मतलब कितने हो गया, तो हम बोलेंगे जल के 6 × 10⁻23, एक जल में इतने क्या होंगे बेटा, अणु होंगे। तो जल के इतने अणु का आयतन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो गया हमारा किसके, 18 ml के बराबर हो गया कि नहीं। लेकिन हमें क्या चाहिए, जल के एक अणु का आयतन चाहिए आपको,
तो जल के एक अणु का आयतन बराबर क्या करूंगा मैं, 18 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23 कर देंगे, है ना। 6 इंटू कितना कर देंगे बेटा, 10⁻23 कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 6 3 जा, मतलब ये हो गया 3 इंटू, और 10⁻ को ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 23। कितना सेंटीमीटर क्यूब या ml लिखो एक ही बात है ना, सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, मतलब आंसर आ गया आपका कौन सा, थर्ड। ठीक है, आंसर कौन सा आ रहा है बेटा आपका, थर्ड आ रहा है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। मोल भार, है ना, मोलिकुलर द्रव्यमान किसके बराबर है, वाष्प घनत्व इंटू 2। तो ये किसके लिए मान्य है, तो अभी हमने बोला ये किसके लिए मान्य होता है बेटा, सिर्फ गैसों के लिए ना। चलिए नेक्स्ट, 448 ग्राम BaCl2 डॉट 2H2O में जल के मोलों की संख्या, कितने मोल है किसके, जल के, कितने में, 488 में। चलो तो पहले तो मुझे क्या निकालना है, द्रव्यमान दिया है, हर समस्या का हल पहले निकाल लो उसके मोल। तो एक हमारे पास फॉर्मूला है कि मोल बराबर जो है वो क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है बेटा, W N इक्वल्स टू जो है वो क्या होगा, W डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं, उसका आणविक भार, इससे। हाँ तो W तो हमें गिवन है कितना, 488। अब मोलर मास की आपको जरूरत पड़ गई, तो मोलर मास निकालना पड़ेगा BaCl2 का। तो Ba के लिए दिया है कितना, 137। तो एक हो गया Ba, यस कुछ डायरेक्ट, हाँ तो मोलिकुलर मास अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, Ba का कितना हो गया 137, प्लस एक क्लोरीन का होता है कितना 35.5, दो के कितना हो गया, तो ये हो गया 71, प्लस BaCl2 एक वाटर मोलिक्यूल का होता है कितना 18, तो आप लिख दो 2 इंटू कितना हो गया बेटा 18, मतलब 36 के करीब। तो ये आ गया आपका 137 प्लस 71 प्लस 18, धुनी कितना हो गया बेटा 36। ठीक है, तो ये 6 7 7 दूनी कितना हो गया 14, 4 1 और 1 कैरी हो गया तो 2, मतलब मोलर मास आ गया आपके पास में कितना 244। चलो देखो 244, अगर ये आ गया तो दिख ही रहा हमें कितने मोल आ गए इसके पास में, 2 मोल आ गए। अब देखो हम बोलते हैं कि एक मोल में एक Cl, 2 मोल Cl2, या उससे भी इजी, चलो देखो हम क्या बोलते हैं, एक अगर मॉलिक्यूल होता आपको, तो एक मॉलिक्यूल में क्या बोलूंगा मैं, एक मॉलिक्यूल में एक Ba, 2 क्लोरीन और 2 जो है वो क्या है H2O है, यही बोलूंगा मैं, है ना। तो अगर आपसे बोला जाए या आप कैलकुलेट करके ला तो चुके ही हो, ठीक है, अब आपको लिखना ही है इसके बारे में। देखिए अब Ba और Cl2 है, डॉट 2 जो है वो क्या है H2O है। अब देखो अगर आपसे अणु के रूप में बात करता, वो किसके रूप में बात करता आपसे, अणु के रूप में, है ना, कि BaCl2 के एक अणु में क्या क्या चीज है, तो एक अणु में आप बोल देते हैं कि एक Ba प्रेजेंट है, 2 क्लोरीन है, और 2 जो है वो क्या है H2O है। ठीक है, सिर्फ एक अणु बोल दिया, लेकिन अब वो बोल दिया एक मोल में। अब अगर एक मोल में है तो मैं क्या बोलूंगा कि Ba जो है वो कितना है, 1 मोल है ना, और Cl2 कितना हो गया बेटा 2 मोल हो गया, और H2O कितना हो गया 2 मोल हो गया। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अगर मैं 1 मोल के लिए चीजें लिख सकता हूं तो मेरे पास कितने हैं 2 मोल है। तो अगर मुझे 2 मोल के लिए लिखना हो, 2 मोल के लिए, तो बताओ Ba 1 मोल में एक था, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 मोल होंगे। Cl2 1 मोल में 2 मोल थे, तो 2 मोल में कितने हो गए बेटा 4 मोल, और यहां भी 2 में कितने हो जाएंगे, तो 4 मोल आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या सही आंसर होगा इसका बेटा, बी, है ना, 4 मोल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। समान तापमान और दाब की स्थिति में मीथेन के सापेक्ष ओजोन, है ना,
मीथेन के सापेक्ष क्या है, ओजोन का घनत्व है। मीथेन के सापेक्ष ओजोन, मीथेन के सापेक्ष ओजोन है, मतलब ऊपर आपको किसको लिखना है, ओजोन। नीचे किसकी बात करेंगे हम, CH4 की। चलो, तो घनत्व किसका, ओजोन का, घनत्व किसका, मीथेन का, मतलब हो गया PM, मोलिकुलर मास किसका लिखूंगा, ओजोन का, डिवाइडेड बाय RT। फिर इसका भी क्या होगा, डिवाइड होगा, इसका भी क्या होगा, डिवाइड होगा, इसका भी क्या होगा, डिवाइड होगा। और जब आप इसका डिवाइड करोगे तो फिर क्या लिखोगे, PM। अब किसका हो गया बेटा, CH4 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, RT। अब आपने देख ही रखा है कि समान तापमान और दाब की स्थिति की बात कर रहा है वो, है ना। तापमान जो और दाब जो है वो दोनों ही क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ से क्या क्या जाएगा, PR, R और T सब कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे फाइनली क्या बच गया, M किसका, ओजोन का, डिवाइडेड बाय M किसका, CH4 का। ठीक है, अब मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा इतना। तो ओजोन का कितना हो गया बेटा, 48, और ऑक्सीजन मीथेन का कितना हो गया, 16। तो ये आ गया आपका 3:1 के करीब। कितना आएगा, 3:1। तो 3 दिया है तो भी कौन सा टिक करेंगे इसमें, B। ठीक है, कौन सा टिक करेंगे बेटा इसमें, B। चलो नेक्स्ट करो। गैस A का वाष्प घनत्व गैस B के वाष्प घनत्व के बराबर है। दोनों का ही अगर वाष्प घनत्व बराबर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यदि B का अणुभार M है तो A का अणुभार भी M हो जाएगा फिर तो, है ना। दोनों का अगर वाष्प घनत्व बराबर है, ठीक है, दोनों का, गैस A का वाष्प घनत्व गैस B के वाष्प घनत्व के क्या है, बराबर है। चलो बराबर ही बोल दिया, तो अब इसके अनुसार क्या लिखूंगा, वाष्प घनत्व लिखूंगा किसका बेटा, A का, है ना। के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, वाष्प घनत्व होगा किसका, A का। तो वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व A बराबर होगा वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व किसके, B के बराबर। किसके बराबर आ गया बेटा, ये B के बराबर आ गया। चलो, अब हमें मोलर मास से रिलेटेड लिखना है, तो वाष्प घनत्व बराबर क्या होगा, आणविक भार Ma डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, 2। फिर ये हो गया MB डिवाइडेड बाय कितना लिखूंगा बेटा, 2। ठीक है, ये 2 से ये 2 जो है वो क्या हो गया, कैंसल। ये 2 से ये 2 जो है वो क्या हो गया, कैंसल। तो Ma बराबर आ जाएगा किसके, MB के, है ना। Ma जो है वो बराबर आ गया किसके, MB के। फिर उसने बोला है कि यदि B का अणुभार कितना है, M, मतलब B की जगह अणुभार कितना लिखूंगा मैं, M। तो Ma का अणुभार कितना होगा, तो दोनों का जब अणुभार ही बराबर आ गया है तो जो एक का होगा वही दूसरे का भी तो होगा, मतलब A की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी बेटा, M आ जाएगी। ठीक है, A की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, A के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या करे, कुछ क्वेश्चंस करके देखे जो किससे संबंधित थे, मोल और घनत्व से संबंधित है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू गाइज।